नमस्कार, कूटनीति के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन मार्जनी। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हीरालाल जी से, जो IAS अधिकारी हैं। डॉक्टर हीरालाल उत्तर प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं और यूपी स्टेट एड्स सोसाइटी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। अपने 28 साल लंबे प्रशासनिक करियर में डॉक्टर हीरालाल ने कई पदों पर काम किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM के तौर पर। बांदा जिले को उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इस जिले में कई विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। बांदा जिले में किए हुए विकास कार्यों की वजह से डॉक्टर हीरालाल को डायनेमिक DM कहा जाता है। अपने अनुभवों को उन्होंने हाल ही में प्रकाशित हुई अपनी किताब डायनेमिक DM में विस्तार से लिखा है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर हीरालाल जी से। डॉक्टर हीरालाल जी, कूटनीति में आपका स्वागत है। थैंक यू आपको से यहाँ वार्ता करने के लिए, और आपका भी स्वागत मैं करता हूँ इस वार्ता में। जी धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, आपने सिविल सेवा में करियर बनाने के बारे में कैसे सोचा है? क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, आपके पास BTech की डिग्री है, तो इस फैसले के पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं बताऊं, इस फैसले के पीछे कारण जो है वो मेरे पिताजी हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल अप्रैल में उनकी डेथ हो गई कोरोना में। और वो हमारे फादर किसान थे और एक छोटी नौकरी करते थे, वेटनरी कंपाउंडर थे। तो क्योंकि वो सेवा में थे, सरकारी सेवा में थे, तो उनको सिविल सर्विसेज और नौकरी के बारे में जानकारी थी। वो मुझे मोटिवेट करते थे कि सिविल सेवा में जाना चाहिए, IAS PCS बनना चाहिए। यहाँ ये सबसे अच्छी सेवा है और सबसे अच्छा पोस्ट है, सब कुछ है। और तो ये सिविल सर्विसेज में आने का जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन, वो मेरे फादर ने दिया मुझे। आपने अपने अनुभवों में यह भी लिखा है कि कई बार आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो एक तरफ राजनीतिक चुनौतियां और दूसरी तरफ जनता की अपेक्षाएं, जनता की समस्याओं का समाधान करना, इसके बीच आप संतुलन कैसे रखते हैं? देखिए, जनता और राजनीतिक जनप्रतिनिधि दोनों एक ही पहलू पे काम करते हैं। कैसे? जनता का जब काम सीधा अधिकारी से नहीं होता है, तो वो काम कराने के लिए वो माध्यम ढूंढता है। तो वो जाता है जनप्रतिनिधि के साथ के पास, और जनप्रतिनिधि फिर उसकी बात आकर के अधिकारी से कहते हैं, और अधिकारी तब काम करता है। तो हमारी जो स्टाइल है काम करने की, हम जनता से खूब जुड़ते हैं। हम जनता, हमारे और जनता के बीच कोई गैप नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम काम का जनता से, और यही शासन चाहता है। शासन यही चाहता है कि अधिकारीगण जनता से सीधा जुड़े, उनका सीधा काम करें और बीच में कोई ना रहे। तो हमारी जो स्टाइल है, इससे क्या होता है कि ये जो आपकी समस्या है, ये काफी हद तक, जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, काफी हद तक दूर हो जाता है। क्योंकि मैं जनता से सीधा जुड़ता हूँ, जनता में घुसता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच रह के ही उनका काम करता हूँ। अब रही बात जनप्रतिनिधि की, तो एक जो मैंने महसूस किया है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ। हमारे जो अधिकारी गण हैं, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि गण को थोड़ा उतना तवज्जो, या जो उनको, जो जितना उनका होना चाहिए, नहीं आंकते हैं। मैं, अगर कोई प्रधान है, उसका क्या है मैं इससे मतलब नहीं, लेकिन वो प्रधान है तो उसका एक पोस्ट है, उसकी एक गरिमा है, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए कोई गलत काम करेगा, उसकी अलग से व्यवस्था है। तो मैं जनप्रतिनिधिगण का बहुत सम्मान करता हूं, और अगर उनकी बात सही है तो मैं उनकी बात को करता हूं। ये मैं नहीं जाता कि उनका बैकग्राउंड क्या है और वो कितना, उनकी छवि क्या है या वो क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर उनकी बात एज ए जनप्रतिनिधि आए हैं, जनता की आवाज लेके आए हैं और उनकी बात में दम है, तो मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ व्यवहार करता। तो जनप्रतिनिधि भी खुश रहते हैं, क्योंकि मेरा हिल्ला हवाली करने का कोई मतलब नहीं है। जो काम होना है देन एंड देयर होगा, नहीं होना है तो हम तुरंत कारण बता देते हैं, देखिए ये कारण है, इसलिए नहीं होगा, आप इस कारण को दूर करिए, तुरंत होगा। तो आप किसी को सम्मान दे दीजिए, उसका काम होने लायक है कर दीजिए, और अगर नहीं होने लायक है तो कारण बता दीजिए। तो बैलेंस बनाने में बहुत सारी दिक्कतें नहीं आती हैं। देखिए, बैलेंस बनाना दिक्कत वाला काम तो है ही है, लेकिन वो काफी हद तक
कम हो जाता है परेशानी। तो ये मेरी स्टाइल है। और अगर बांदा जिले की बात करें, आपके योगदान की बात करें, तो वहाँ पानी की समस्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। और आपने ये भी कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बंद होने की वजह से यह समस्या निर्माण हुई। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इन संसाधनों को, जैसे तालाब हो, नदी हो, इसका उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए और स्थानीय लोगों को किस तरह से तैयार किया? देखिए, जो पानी की समस्या है, पानी की जो समस्या है, तो हमने वहां पे ये डायग्नोसिस किया, लोगों से बात की, पूछा कि आप बताइए पहले पानी कैसे पीते थे। तो लोगों ने बताया साहब यहाँ कुआं था, उससे पानी पीते थे, तालाब थे। उस जनपद में 3 नदी है, बागे और केन और यमुना बहती है। केन से तो पानी लेके हम लोग सिंचाई करते हैं, केन नहर है वहां। तो इधर 20-25 सालों में क्या हुआ, लोग कुआं छोड़ दिए ना, तो कुएं सब खराब हो गए, बर्बाद हो गए, रुइंड हो गए। तालाब की तरफ कोई जाता नहीं, नया तालाब खोदेंगे नहीं, जो तालाब में मिट्टी उट्टी जम गया उसकी मरम्मत नहीं करते हैं। और नदी का तो हाल यह है कि उसमें सब गंदगी वगैरह गिराते हैं। तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि अगर कुआं, तालाब, नदी को फिर ठीक कर लिया जाए तो ये बात बन जाएगी। तो जनता से हमने यही अपील की कि देखिए, पहले आपके जीवन में पानी की समस्या नहीं थी, पानी कहाँ से पीते थे? कहीं कुआं, तालाब, नदी से। तो हमने कहा कुआं, तालाब, नदी के पास चलो तो पानी की समस्या दूर हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती थी। क्यों? कुआं, तालाब, नदी के पास लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो जो जाना छोड़ दिया, तो वो कुआं, तालाब से जो कनेक्ट था, जो संबंध था, जो लगाव था, वो खत्म हो गया। तो हम लोग एक्टिविटी करते थे क्या, कुएं पर दीपदान, कुएं पे विभिन्न, मतलब कुएं पे बार बार, कभी सफाई के बहाना, कभी आरती के बहाना, कभी कल्चरल एक्टिविटी के बहाना, हम लोग जिससे कि उनसे वो संबंध स्थापित हो जाए। नदियों में लोग गंदगी करना बंद कर दिए। और फिर ये तीनों वाटर बॉडी, जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, पानी का जो है स्टोरेज बढ़ गया, नए तालाब खुदवाए गए, सरकारी जो स्कीम है उसको प्रॉपरली मैनेज किया गया। तो जनता की सोच, जनता का जो है मेहनत और सरकारी तंत्र के स्कीम, दोनों को एक साथ ला करके एक सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट किया गया और लोगों को रीजनिंग दिया गया। कैसे? हमने कहा देखो, मौके पर कुआं, तालाब खुदे ना खुदे ये माने नहीं रखता, लेकिन मैं लोगों के दिल दिमाग में कुआं, तालाब खोदना, एक बार कुएं, तालाब और नदी का महत्व दिल और दिमाग में पैदा हो जाएगा तो वो करता। ये मेरा एक प्रॉवर्ब था और मैं हर भाषण में ये बात कहता था कि मौके पर कुआं, तालाब, नदी खुदे ना खुदे मेरे लिए माने पे नहीं रखता, लेकिन मैं लोगों के दिल, दिमाग, सोच में, खून में, बॉडी में कुआं, तालाब खोदना चाहता। तो मेरे पास जब लोग आते थे कि साहब पानी दे दीजिए और सिंचाई के लिए या और काम के लिए, तो हमने कहा, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता था, बताइए कुआं, तालाब, नदी का घर कहाँ है, रहता कहाँ है, पानी कहाँ रहता है? तो कहते हैं साहब पानी का घर कुआं है, तालाब, नदी है। तो हमने कहा ये घर तीनों पानी के घर कहाँ पाए जाते थे? हमारे गांव में मिलता है कुआं, तालाब, नदी। तो हमने कहा जब आपको पानी चाहिए, ये तीनों आपके गांव में, तो मेरे पास क्यों आए हो? तो मैं इस तरह से रीजनिंग दे करके लोगों को कन्विंस किया। वो धीरे 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 कारवा बनता गया और 1 मीटर 34 सेंटीमीटर, मतलब वो जल आंदोलन बन गया। क्या लोग जो है अपने कुआं की पूजा करने लगे, लोग अपने खेतों के बीच में पानी बचाने, और 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा और उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। मेरा अगला सवाल स्टार्टअप के बारे में है, क्योंकि बांदा हो या बुंदेलखंड हो, दोनों ही विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और ऐसे में जहां उद्योग या निवेश की संभावना बहुत कम हो, वहां के युवाओं को आपने स्टार्टअप के लिए कैसे प्रेरित किया? देखिए, मेरे समझ में एक बात थी वहां कि वहां का जो लोगों का सोचने का तरीका था, वो हारा हुआ मन था। क्या, अरे ये तो बांदा है, पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड जिला है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। डिफीटेस्ट सेट ऑफ माइंड था, हारा हुआ मन था। तो कोई हारे मन से जीत नहीं सकता, कोई काम नहीं हो सकता। तो हमें ये मन लोगों को बदलना था। क्या, तो वहां की जो मेन समस्याएं थी, उनके
के लिए हमने स्टार्टअप इनोवेशन की सबमिट करी। ठीक है, एक जिला विज्ञान केंद्र होता है, उसका काम ही यही है कि इस तरह के इनोवेशन के इवेंट किए जाए। 2 साल पहले लखनऊ में इवेंट हुए थे, मैंने उन्हीं टीम को संपर्क किया और फिर क्या हुआ, हम लोग 3 दिवसीय एक स्टार्टअप इनोवेशन की सबमिट की और जिले के सारे स्कीम 80 स्टॉल लगाए, पूरे देश से 135 इनोवेटर बुलाए। तो लोगों को ये पता लगा कि नहीं, हर समस्या का समाधान है, हमें ढूंढने की जरूरत है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है। तो वो जो उनके दिमाग में मन जो हार चुके थे, जो उनके मन में एक डिफीट का कॉन्सेप्ट बैठ चुका था, उसको हमने निकाला। निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला, निराशा को आशा में बदला और वहीं से एक जोश पैदा हुआ कि नहीं, ये बाधा है तो इसका ये मतलब नहीं यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये बाधा है तो यहाँ भी सब कुछ हो सकता है। स्टार्टअप इनोवेशन का जो अरहर सम्मेलन, स्टूडेंट डेवलपमेंट, बहुत 20-22 प्रयोग किए, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये स्टार्टअप इनोवेशन से मैंने लोगों के मन को बदला, निराशा से आशा में, क्या ऊर्जा रहित से ऊर्जावान बनाया। और बांदा में आपने एक और पहल की कि चुनाव में लोगों की सहभागिता बढ़ाना। इसमें आपने 90% मतदान का लक्ष्य रखा। क्या विकास की कमी की वजह से लोगों का राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास कम हो रहा था, और अगर ऐसा था तो आपने इस विश्वास को कैसे मजबूत किया? देखिए, ये मेरा तीसरा प्रयोग था, नहीं ये दूसरा प्रयोग था। पहला प्रयोग तो स्टार्टअप इनोवेशन था, दूसरा ये था, ठीक है, और तीसरा कुआं तालाब जियाओ अभियान था। तो चूंकि स्टार्टअप इनोवेशन हमारा सफल हो गया था एक बार, और तो लोगों में एक जोश ऑटोमेटिक था, तो उस जोश को मैंने, जैसे ये खत्म हुआ तब तक चुनाव डिक्लेयर हुआ, तो मैंने इस जोश को मोड़ दिया किधर, मोड़ दिया चुनाव में। इसके पीछे एक बैकग्राउंड और है। पिछले साल जो ये निर्वाचक नामावली बनाई गई थी, तो उसमें प्रदेश में 6 जनपद को अवार्ड मिला था, उसमें एक बांदा भी था। तो हमारे पास एक बैकग्राउंड था कि भाई जब निर्वाचक नामावली में पूरे प्रदेश के 6 जिलों में बांदा को इनाम मिल सकता है, आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो हम लोग निर्वाचक में भी कुछ ऐसा करके दिखा दें, पूरे देश में नाम हो जाए। यहां से बैकग्राउंड बना। तो जो टेम्पो बनाया वो स्टार्टअप इनोवेशन ने, ठीक है ना, और उसमें जो एक्सीलरेशन का काम किया वो मतलब जो चुनाव के काम में हमें पुरस्कार मिला था। उसके बाद हमने 90+ क्यों लिया, ये बड़ा मजेदार बात है। हमारे 2 बूथ पे पंचायत में 90% से ज्यादा मतदान हुए थे, 2, ठीक है, एक नरैनी ब्लॉक में, एक महुआ ब्लॉक में। एक में 91% हुआ था लगभग के, और एक में 92 या 93 हुआ था। तो जब मैं ये कहता था कि जब 2 बूथ पे 90% से ज्यादा प्लस हो सकता है, तो जितने बूथ पे है सब पे संभव है, हो सकता है, केवल प्रयास करने की जरूरत है। तो मैंने सबको क्या किया, उसको मानक बना दिया उन दोनों बूथों को। उन दोनों बूथ पे मैं गया, वहां के लोगों को सम्मान दिया, वहां के लोगों को हमने जो है इनाम दिया, मतलब कई तरीके से वो हमारे दोनों स्टैंडर्ड बन गए, महुआ का वो गांव और नरैनी का वो गांव। और फिर एक टेम्पो बनाना शुरू किए, तो उसमें भी हमने 20-22 प्रयोग किए। हमारा जो बेसिक यूनिट था वो बूथ था। तो हम बूथ पे कितने वोटर हैं, तो एक वोटर से संपर्क करने के लिए हमने कई तरीके अपनाए। इंटर्नशिप बच्चों से करवाया, अधिकारियों के द्वारा बूथ गोद लिए गए, 20,000 चिट्ठियां लिखी, कल्चरल एक्टिविटी का यूज किया, हमने 20 तरह एक्टिविटी की। तो एक वोटर के पास कम से कम 7-8 लोग पीछे पड़े थे, भैया आना है, वोट देना है। दूसरी बात यह है कि वोट परसेंटेज घटने में जो दिक्कतें आती हैं उसको हमने दूर किया। क्या कि लंबी लाइन होती है, पानी नहीं मिलता है बूथ के दिन, गाड़ी रोक देते हैं, तो हमने गाड़ी नहीं रोका, गाड़ी चलवाई। और जिस दिन चुनाव था हर बूथ पे हमने टेंट लगवाए, ठीक है, और वहां चाय पानी और कल्चरल एक्टिविटी की व्यवस्था कराई। मतलब 2 महीने जो पंचायत का ये होता है, आप बताइए, जिसे हर बूथ पे दिवाली का एक उत्सव वाला माहौल खड़ा किया।
और वो क्योंकि जनता को मजा आ रहा था, उत्सव मतलब देखिए यार, जब कोई किसी चीज को आप उत्सव में कन्वर्ट करते हैं तो आदमी खुद ही जुड़ता जाता है। और चुनाव आयोग यही चाहता है कि कोई खून खराबा ना हो, शांतिपूर्वक चुनाव हो और परसेंटेज बढ़े और उत्सव के माहौल में हो। तो उत्सव का माहौल इस तरह से धीरे धीरे बनाया। दूसरी बात, जनता ये जानती थी कि जिलाधिकारी ये काम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम उनसे कहते थे कि बांदा बदनाम है बाहर, वहां थोड़ा सा बांदा के बदनाम है, तो हमने कहा अगर ये हो जाएगा तो अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा तो हमारी बांदा की बदनामी घट जाएगी। तो हमने उसको उनको बांदा की इज्जत से जोड़ दिया। 90% प्लस हो मतदान, बांदा बने देश की शान, हमने उसको शान से जोड़ा। तीसरी बात हमने ये कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब कि डेमोक्रेसी को मजबूत करना, लोकतंत्र प्रजातंत्र को मजबूत करना, और लोकतंत्र प्रजातंत्र को मजबूत करना का मतलब देश सेवा करना। तो हमने ये समझाया कि वोट डालने मतलब आप देश सेवा करने जा रहे हो। इस तरह से हम सबको लॉजिक देते थे और हम एक निगेटिव में कहीं नहीं गए कि कैंडिडेट की छवि क्या है या राजनीति की क्या छवि है, वो तो सब है ही है, उसी वजह से तो लोग वोट देने नहीं आते। हम निगेटिव साइड पे कोई काम नहीं किए, केवल पॉजिटिव साइड में काम करते गए। धीरे धीरे लोगों को मजा आता गया। टी शर्ट बनवाए, टोपी बनवाए, पूरा जनपद टी शर्ट और टोपी में था। एज ए कलेक्टर मैं खुद 3 महीने टी शर्ट और टोपी में था क्या, तो वो एक जैसे ब्रांडिंग कर दिया उसकी, है ना। तो इस तरह से एक माहौल बना। मॉडल गांव परियोजना का विचार आपको कैसे आया और इसे आपने किस तरह लागू किया? देखिए, मॉडल गांव परियोजना का विचार ऐसे आया, बांदा में जो हमने ये सारे प्रयोग किए। देखिए, अभी हमने आपको बताया पानी बढ़ा 1 मीटर 34 सेंटीमीटर, 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, चुनाव में 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जेल 72 जेल थे उस समय, उसमें इवेल्युएशन हुआ था, हम द बेस्ट में नंबर 1 आए, आहार सम्मेलन किया, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन दूर किया। नीति आयोग ने मेल न्यूट्रिशन को हमारे जो है पेज नंबर 73 पर बेस्ट प्रैक्टिस रिप्लिकेट करने के लिए लिखा। तो ये सब जो अच्छे काम हुए उससे गांव का विकास हुआ। हमें नहीं कहते बांदा का हर गांव मॉडल गांव बन गया, ठीक हो गया, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि हर गांव का पानी बढ़ गया, हर गांव का इनकम 18.5% बढ़ गया, हर गांव में मेल न्यूट्रिशन। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए मॉडल गांव की परियोजना का संकल्पना, ये परियोजना बनाया श्री मुनीश जी ने। मुनीश जी नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम हैं और वो मेरे टच में है पिछले 5-6 साल से, तो मैं उनसे राय लेता रहता हूँ। हम लोग अपने हर फील्ड के टेक्निकल राय व्यक्तिगत तौर पे, सरकारी तौर पे रखते हैं, कोई जरूरत होती है पूछ लेते हैं, जैसे हमें दर्द होता है डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो वो मेरे रूरल डेवलपमेंट के डॉक्टर हैं। तो जब मैं वहां से हटा तो उन्होंने ये पूरी बात बताई और कहा देखिए ये तो बहुत बढ़िया, हर गांव में विकास हुआ है। तो इसको हमने सोशल मीडिया पर डाला। तो आईसीसीआई फाउंडेशन के जो कंट्री हेड है श्री सौरभ सिंह साहब, उन्होंने कहा मैं आपको पिछले 5-6 साल से लिंक्डइन पे देखता हूं और आप बहुत अच्छा काम करते हो, ये बांदा में जो विकास हुआ इसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए। तो उनका जब ये ऑफर मिला, उनकी ये बात आई, तो फिर मुनीश जी से हमने उनको कनेक्ट किया और एक प्रोजेक्ट बना कि मॉडल गांव जो बांदा में हुआ उसको रिप्लिकेट किया जाए। तो मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूं और मैं डिलीट कर रहा हूं। मेरा यही सब्जेक्ट भी है, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। कैसे लोगों को समझा बुझा करके उनका सोच चेंज करो और उनको आगे बढ़ाओ, क्योंकि इसके एक्शन एंड एक्टिविटी उसी बांदा के काम पे आधारित है। इसलिए मैं ऑनरेरी मेंटर हूँ, वो इसके ऑनरेरी प्रेसिडेंट है। एक छोटी सी ऑफिस है जिसको कि आईसीसीआई सपोर्ट करता है और हम लोग इसको टेक्नोलॉजी के सहारे प्रदेश देश में मॉडल गांव को चला रहे हैं और बहुत ही लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली वी आर रियलाइजिंग द ड्रीम्स ऑफ ग्राम स्वराज एंड पूरा। तो इसलिए लोगों को पसंद आ रहा है और इसमें हमारा ताम झाम कुछ नहीं होता, बहुत देसी देहाती तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से जनता को समझाते हैं, उसको बड़ा समझ में आता है। क्योंकि उसके फायदे, हम तो यही कह रहे हैं, गांव का विकास हो, गांव के लोगों की इनकम बढ़े, गांव धनी हो। हम तो गांव वालों का खून बढ़ा रहे हैं, गांव वालों की इनकम बढ़ा रहे हैं, तो गांव वाले हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे।
और गांधी जी के सपना को साकार कर रहे हैं। तो ये है पूरा पृष्ठभूमि मॉडल में। अगर आपके करियर की बात की जाए तो एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है कि आपने प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही पढ़ाई करना कभी नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जो आपने अमेरिका से किया, फिर 2020 में पीएचडी की डिग्री हो, या फिर डी.लिट की डिग्री हो जो अभी आप कर रहे हैं, तो काम के साथ पढ़ाई शुरू रखना आप क्यों ज़रूरी मानते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है पढ़ाई और कढ़ाई साथ साथ चलना चाहिए। ये क्या होता है, पढ़ाई क्या होता है? कढ़ाई माने प्रैक्टिस। हमारे यहाँ कहते हैं कि कढ़ा है, ये बहुत बड़े कढ़े हैं। कढ़े माने प्रैक्टिसनर। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, हम जब पढ़ेंगे तो कढ़ाई नहीं करेंगे, और जब कढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं लैब टू लैंड, ठीक है ना, लैब टू लैंड। तो लैब मतलब हो गया थियरी और लैंड मतलब हो गया प्रैक्टिस। लैब का मतलब हो गया पढ़ा और लैंड का मतलब हो गया कढ़ा। तो जब मैं 2009-10 में पढ़ के आया तो वहां से मेरी एक आदत बन गई, मुझे अच्छा लगने लगा कि भाई दुनिया में हम लोग बहुत अच्छे चीज है, अगर हम उसको पढ़ के पता करके उसको लागू कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो 2009-10 में जब मैं पढ़ के आया मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके अमेरिका से, तो फिर 2-3 साल बाद भी मैं 15 में पीएचडी में एडमिशन ले लिया। लेकिन मेरा टॉपिक गवर्नेंस ही है, मेरी सब कुछ घुमा के गवर्नेंस है, और गवर्नेंस ही मेरा पेशा है। क्या एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेरा जो प्रोफेशन है, पेशा है, जो मुझे करना है वो सब गवर्न, तो मैं इसी के इर्द गिर्द सारा काम करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई एम हैविंग ऑल द एक्सपीरियंसेज, आई एम हैविंग ऑल द बेसिक नॉलेज, पढ़ा कढ़ा बोथ। तो देखिए, मेरा जो टॉपिक था पीएचडी का वो भी यही था, रोल ऑफ आईसीटी इन अचीविंग गुड गवर्नेंस की। जो ऑफलाइन से हम लोग ऑनलाइन किए तो गवर्नेंस बढ़ा या घटा। फिर मेरा दूसरा टॉपिक डी.लिट का भी यही है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। संवाद, संपर्क, सहयोग से क्या गवर्नेंस बढ़ता या घटता। तो हम हमेशा गवर्नेंस के इर्द गिर्द ही काम करते हैं पढ़ाई में, और उसमें मुझे मजा आता है। और मेरा ये कहना है हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा उसकी ये, चाहे वो कितना काबिल हो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उसकी इफिशियंसी और इम्पैक्ट वो नहीं आएगा जो आना चाहिए, तो उससे गवर्नेंस खराब होगा। तो जब गवर्नेंस खराब होगा तो आम जनता को दिक्कत होगी। तो ये सबको करना चाहिए। अब रही बात समय मैनेजमेंट का, मतलब वो मेरी आदत बन गई है पढ़ना। अगर मैं ना पढ़ूं तो मुझे मजा नहीं आता, मतलब पैशन हो गया। दूसरी बात है समय मैनेजमेंट का। देखिए, जब ऑफिस टाइम होता है तो मैं ऑफिस का काम करता हूँ, छुट्टी मिलती है ना, सैटरडे मिलता, छुट्टी मिलता, होली दिवाली छुट्टी होती है, रात को छुट्टी होती है, तो जो छुट्टी का समय है उसमें ये सब मैं अपना काम करता हूँ। छुट्टी वाले समय में ये मैं टाइम मैनेजमेंट, जैसे बहुत लोग छुट्टी में क्या करते हैं, या टीवी देखते हैं, बहुत लोग गाना गाते हैं, बहुत लोगों का पैशन है टहलने का, टूर पे जाने का, बहुत लोगों का पैशन है किताब लिखने का, गाना गाने का, नाचने का, सबके अपने अपने पैशन है। बहुत लोगों के गेम के, मेरा पैशन यही है क्या कि कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट, लोगों के साथ जुड़ो, उनकी समस्याएं सुनो, हल करो, और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहो। ये मेरा पैशन है, इसलिए मुझे मजा आता है, और कोई बात नहीं। और मेरा आखिरी सवाल भी मेरे पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि करियर के कई विकल्प होने के बावजूद आज भी युवा पीढ़ी में सिविल सेवा का आकर्षण कायम है। इसकी क्या वजह है, और जो युवा सिविल सेवा में आना चाहते हैं आप उन्हें क्या संदेश देंगे? देखिए, सिविल सेवा में आने का जो आकर्षण है वो ये है कि यहाँ सब कुछ है। क्या सिविल सेवा एक ऐसी सेवा है कि यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, जो आप चाहोगे सब मिलेगा। ये इसके आकर्षण का केंद्र, ये 360 डिग्री देने वाला है, सब कुछ है यहाँ, और जगहों पे सब चीज नहीं है। तो सिविल सेवा में अगर आप आए हो तो सिविल सेवा का एंजॉय आप तभी कर सकते हो जब सिविल सेवा के नेचर के हिसाब से आप अपने आप को ढालो। अब जो चीज सिविल सेवा चाहता है वो आप नहीं कर रहे हो, कुछ अदरवाइज कर रहे हो, तो फिर दिक्कत होगी। आप लोग न्यूज में अक्सर पढ़ा करते हैं कि गड़बड़ियां आती रहती हैं, छपते रहते हैं, होता रहता है। लेकिन
अगर आपके मन में सोच अच्छी है और आप कुछ करना चाहते हो समाज में, और उसी सोच से सिविल सेवा में आना भी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यह है कि आपका माइंड सेट है कि हमें बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, ये हो, तो उसके लिए सिविल सेवा नहीं है। उसके लिए फिर आपको मल्टीनेशनल कंपनी साइड में, प्राइवेट साइड में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सोशल कैपिटल कमाना है, सोशल लोगों की सेवा करना है, ये वाला भाव, दो ही भाव है, एक नाम वाला भाव, एक दाम वाला भाव, दो भाव है। आदमी दो भाव से काम करता है, नाम और दाम। तो अगर नाम वाला भाव है, सोशल कैपिटल वाला भाव है, तो सिविल सर्विसेज है। और दाम वाला भाव है, मतलब कि हमारे पास पैसा हो, गाड़ी हो, बहुत कुछ हो, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। तो मेरा ये संदेश ये है कि अगर आप यहाँ आए हैं तो अपना माइंड सेट सोशल वाला ही रखिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो तकलीफ में रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और बहुत सारे उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं पेपर में, टीवी पे, मीडिया पे। जिसने अपने भाव को सोशल सर्विसेज के भाव के विपरीत चलने की कोशिश की तो उसे दिक्कत होती है, और ऐसा अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर हीरालाल जी, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुला के बात की और आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोज किए। हम लोग जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए चर्चा की, बहुत फ्रूटफुल चलता रहा। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह मुलाकात पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।